हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर, जिस पर आपको रोज़ नई नई कहानियाँ देखने को मिलती रहती हैं। और आज की कहानी है अपना और पराया। मेरा नाम सुषमा है। यह कहानी मेरे और मेरी जेठानी की है। मुझे देहरादून छोड़े लगभग 25 साल हो गए। मैं छोड़ना तो नहीं चाहती थी, पर जब परायेपन का एहसास होने लगे तो रहना संभव नहीं होता। जब तक मेरी जेठानी का रवैया हमारे प्रति अच्छा था, सब ठीक चलता रहा। पर जैसे ही उनकी सोच में बदलाव आया, मैंने ही अलग रहना अच्छा समझा। आज वर्षों बाद जेठानी का पत्र आया। पत्र बेहद भावुक था। वे मेरे बेटे साहिल को देखना चाहती थी। 65 साल की जेठानी के प्रति अब मेरे मन में कोई मनमुटाव नहीं रहा। मनमुटाव पहले भी नहीं था, पर जब स्वार्थ बीच में आ जाए तो मनमुटाव आना स्वाभाविक था। शादी के बाद जब ससुराल में मेरा पहला कदम पड़ा, तब मेरी जेठानी खुश होकर बोली, चलो एक से भले दो। वरना अकेले घर काटने को दौड़ता था। वे निसंतान थी, तब भी उनका इलाज चल रहा था, पर सफलता कोसों दूर थी। साहिल हुआ तो मुझसे ज़्यादा खुशी उन्हें हुई। हालांकि दिल में अपनी औलाद न होने की कसक थी, जिसे उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। बच्चों की किलकारियों से भला कौन वंचित रहना चाहता है। साहिल ने घर की मायूसी को तोड़ा। जेठानी ने मुझसे कभी परायापन नहीं रखा। वे मेरी सहायता करती। मेरे पति की आय कम थी, इसीलिए ज़रूरत से पैसों की मदद करने में भी वे पीछे नहीं हटती थी। साहिल के दूध का खर्च वही देती थी, कपड़े आदि भी वही खरीदती। मैंने भी उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। साहिल को वे संभालती तो घर का सारा काम मैं देखती। इस तरह मिलजुल कर हम हंसी खुशी रह रहे थे। हमारी खुशियों का ग्रहण तब लगा जब मुझे दूसरा बच्चा होने वाला था। नई तकनीक से गर्भधारण करने की जेठानी की कोशिश असफल हुई और डॉक्टरों ने कह दिया कि इनकी मां बनने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो वे उदास रहने लगी। न उनमें पहले जैसी खुशी रही और न उत्साह। उनमें मां न बन पाने की पीड़ा का मुझे एहसास था, क्योंकि मैं भी एक मां थी। इसीलिए साहिल को ज़्यादातर उन्हीं के पास छोड़ देती। वह भी बड़ी मम्मी कहकर उन्हीं से चिपका रहता। रात को उन्हीं के पास सोता। उनकी भी आदत कुछ ऐसी बन गई थी कि बिना साहिल के उन्हें नींद नहीं आती। मैं चाहती थी कि वे किसी तरह अपने दुखों को भूल ही रहें। जब मुझे दूसरा बच्चा होने को था, पता नहीं मेरे जेठ जेठानी ने क्या बात किया। एक सुबह वह मुस्कुरा कर बोली, सुषमा, इस बच्चे को तू मुझे दे दे। मैंने इसे मजाक समझा और उसी लहजे में बोली, दीदी आप दोनों ही रख लीजिए। मैं मजाक नहीं कर रही। वे थोड़ा गंभीर हुई। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बच्चे को कानूनी रूप से मुझे दे दो। मैं तुम्हें सोचने का मौका दूंगी। जेठानी के बात पर मैं हैरान रह गई। मेरे चेहरे की हंसी एकाएक गायब हो गई। कानूनी शब्द मेरे मस्तिष्क की सूल की भांति चुभने लगा। शाम को मेरे पति ऑफिस से आए तो मैंने जेठानी का जिक्र किया। दे दो, हर्ज की क्या है, भैया भाभी ही तो हैं। ये बोले। मैं विफर पड़ी। आप कैसे पिता हैं? आपको अपने बच्चे का जरा भी मोह नहीं। एक माँ से पूछिए जो 9 महीने किन कष्टों से बच्चों को गर्भ में पालती है। भैया है, कोई गैर नहीं। मैंने कब इनकार किया? फिर भी कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी कि मेरा बच्चा किसी और की अमानत बने। मैं अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मान लो लड़की हुई तो, लड़का हो तो या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है सीमित आमदनी के चलते कहाँ से लाएंगे दहेज के लिए लाखों रुपए। भैया भाभी तो संपन्न है, वे उसकी बेहतर परवरिश करेंगे। परवरिश हम भी करेंगे। मैं कुछ भी करूंगी, पर अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे जाने नहीं दूंगी। मैंने आत्मविश्वास के साथ जोर देकर कहा, सोच लो, बाद में पछताना न पड़े। हिसाब किताब आप कीजिए। साहिल मुझसे ज़्यादा उनके पास रहता है। क्या मैंने कभी एतराज किया? जो आएगा उसे भी वही पालें। पर मेरी आंखों के सामने मुझे कोई एतराज नहीं होगा। उल्टे मुझे खुशी होगी कि इसी बहाने खून का रिश्ता बना रहेगा।
मेरे बात से मेरे पति संतुष्ट नहीं थे। फिर भी मैंने मन बना लिया था कि लाख दबाव डालें, मैं अपने बच्चों को उन्हें गोद लेने नहीं दूंगी। वैसे भी जेठानी जी को सोचना चाहिए कि क्या जरूरी है कि गोद लेने से बच्चा उनका हो जाएगा। बच्चा कोई सामान नहीं जो खरीदा और अपना हो गया। कल को बच्चा बड़ा होगा तो क्या उसे पता नहीं चलेगा कि उसके असली माँ बाप कौन है? क्या वे बच्चा लेकर अदृश्य हो जाएंगी? रहेगा तो वह हम सबके बीच में ही। मुझे जेठानी की सोच में गड़बड़ी नजर आई। उन्होंने हमें और हमारे बच्चों को गैर समझा, तभी तो कानूनी जामा पहनाने की कोशिश कर रही हैं। बड़ी मम्मी और बड़े पापा माँ बाप से कम नहीं होते, बशर्ते हुए अपने भतीजों को वैसा स्नेह व अपनापन दें। क्या निसंतान जेठानी साहिल के जिम्मेदार नहीं होंगे? 20 दिन बाद उन्होंने मुझे पुनः याद दिलाया तो मैंने साफ मना कर दिया। दीदी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने नवजात शिशु को आपको सौंप दूं। मैं इसे अपनी सांसों तले पलता बढ़ता देखना चाहती हूँ। वह मुझसे वंचित रहे, इससे बड़ा गुनाह मेरे लिए कोई नहीं है। मैं ऐसे अपराध के साथ नहीं जी सकूंगी। मैं भावुक हो उठी, आगे बोली, आप भी माँ बाप से कम नहीं है। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं अपने बच्चों को सही संस्कार दूंगी। मेरे बात पर उनका मुंह बन गया। वे कुछ बोली नहीं, पर जेठ जी से देर तक बातें करती रही। कुछ दिन बाद पता चला कि वे मायके के किसी बच्चे को गोद ले रही हैं। वैसे भी कानूनन गोद लेने की सलाह मायके वालों ने ही उन्हें दी थी, वरना रिश्तों के बीच कोर्ट कचहरी की क्या अहमियत। आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि अब जेठानी में साहिल के प्रति वैसा लगाव नहीं रहा। दूध का पैसा इस बहाने से बंद कर दिया कि अब उनके लिए संभव नहीं है। मुझे दुख भी हुआ। एक साहिल था जो दिन भर बड़ी मम्मी लगाए रखता था। मैंने अपने बच्चों के मन में कोई दुर्भावना नहीं भरी। जब मैंने बच्ची को जन्म दिया तो जेठानी ने सिर्फ औपचारिकता निभाई। जहां साहिल के जन्म में उन्होंने दिल खोलकर पार्टी दी थी, वहीं बच्ची के प्रति ऐसा व्यवहार मुझे खल गई। मैंने भी साथ न रहने का मन बना लिया। घर जेठानी का था, उन्हीं के आग्रह पर रहती थी। जब स्वार्थों की गांठ पड़ गई तो मुझे घुटन होने लगी। कोलकाता जाने लगी तो जेठ का दिल भर आया। साहिल को गोद में उठाकर बोले, बड़े पापा को भूलना मत। मेरी भी आंखें भर आई, पर जेठानी उदासीन बनी रही। 25 साल गुजर गए। मैं एक बार देहरादून तब आई थी जब जेठानी ने अपनी बहन के छोटे बेटे को गोद लिया था। इस अवसर पर सभी जुटे थे। उनके चेहरे पर अहंकार झलक रहा था, साथ में व्यंग भी। जितने दिन रही उन्होंने हमारी उपेक्षा की, वहीं मायके वालों को सिर आंखों पर बिठाए रखा। इस उपेक्षा से आहत मैं कोलकाता लौटी तो इस निश्चय के साथ कि अब कभी उधर का रुख नहीं करूंगी। आज 25 साल बाद भीगे मन से उन्होंने मुझे याद किया तो मैं उनके प्रति सारे सिकवे गिले भूल गई। उन्हें सही गलत की पहचान तो हुई। यही बात उन्हें पहले समझ में आ जाती तो हमारे बीच की दूरियां नहीं होती। 25 साल मैंने भी असुरक्षा के माहौल में काटे। एक साथ रहते तो सुख दुख में काम आते। वक्त और जरूरत पर सहारे के लिए किसी को खोजना तो नहीं पड़ता। पत्र इस प्रकार था, कागज पर लिख देने से न तो गैर अपना हो जाता है और न ही मिटा देने से अपना गैर हो जाता है। मैंने खून से ज्यादा कागजों पर भरोसा किया। उसी का फल भुगत रही हूँ। जिसे कलेजे से लगा कर रखा, पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया, वही ठेंगा दिखा कर चला गया। जो खून से बंधा था उसे कागज से बांधने की नादानी की। ऐसा करते मैं भूल गई थी कि कागज तो कभी भी फाड़ा जा सकता है। रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, यही मैं चूक गई। मैं भी क्या करती, इस भय से एक बच्चे को गोद ले लिया कि इस पर किसी का कोई हक नहीं रह जाएगा, वह मेरा सिर्फ मेरा रहेगा। मैं यह भूल गई थी कि 15 साल जिस बच्चे ने माँ के आंचल में अपना बचपन गुजारा हो, वह मुझे माँ क्यों मानेगा।
मैं भी स्वार्थ में अंधी हो गई थी कि वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उस माँ के बारे में नहीं सोचा जिसने उसे पैदा किया कि क्या वह ऐसा चाहेगी। सिर्फ नाम का गोदनामा था। इसकी आड़ में मेरी बहन का मुख्य मकसद मेरी धन को हथियाना था, जिसमें वह सफल रही। मैं यह तो नहीं कहूँगी कि साहिल को मेरे पास बुढ़ापे की सेवा के लिए भेज दो, क्योंकि यह हक मैंने खो दिया है। फिर भी उस गलती को सुधारना चाहती हूँ जो मैंने 25 साल पहले की थी। पत्र पढ़ने के बाद मैं तुरंत देहरादून आई। मेरे जेठ को सदमा लगा था। हमें देखते ही उनकी आंखें भर आई। साहिल ने पहले बड़े पापा और फिर बड़ी मुझे मम्मी के पैर छुए तो जेठानी की आंखें भर आई। सीने से लगाकर भरे गले से बोली, कितना छोटा सा था जब तुझे पहली बार सीने से लगाया था। याद है, मेरे बगैर तुझे नींद नहीं आती थी। माँ की मार से बचने के लिए मेरे ही आंचल में सिर छिपाता था। बड़ी मम्मी साहिल का इतना कहना था कि जेठानी जी अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकी और जोर जोर से रो पड़ी। मैं तो अब भी आपकी चर्चा करता हूँ। मम्मी से कितनी बार कहा कि मुझे बड़ी मम्मी के पास लेकर चलो। क्यों सुषमा, हम क्या इतने गैर हो गए थे? कम से कम अपने बेटे की बात तो रखी होती। बड़ों की गलती बच्चे ही सुधारते हैं। जेठानी जी ने उलाहना दिया। दीदी, मुझसे भूल हुई है। मेरे चेहरे पर पश्चाताप की लकीरें खिंच गई। 4 दिन तक हम वहाँ रहे। लौटने को हुई तो मैंने महसूस किया कि जेठानी जी कुछ कहना चाह रही थी, पर संकोच की वजह से कह नहीं पा रही थी। पर मैंने ही उनसे कहा कि क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते। मैंने जैसे उनके मन की बात छीन ली। इस बात पर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बोली, सुषमा, मुझे माफ़ कर दो। जेठानी के अपनेपन की तपिश ने हमारे मन में जमी कड़वाहट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।